अमित शाह आज से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। गृह मंत्री आज सबसे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दोपहर 2:30 पर होगा। इसके बाद गृह मंत्री दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने निकलेंगे। अमित शाह राजौरी गार्डन और नेताजी सुभाष पैलेस में रैली करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह के दिल्ली के दंगल में उतरने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान है और विजन है, वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब आगे क्या करोगे, ये बताना। दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब है, ऐसे में चुनाव प्रचार धुआंधार अंदाज से किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। नजफगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कमल का बटन दबाना खतरनाक है। अगर दिल्ली में बीजेपी जीती तो सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। नजफगढ़ में रैली करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली के मुद्दे पर फिर बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में दिल्ली में बिजली की सप्लाई सुधरी है। बीजेपी शासित राज्य में बिजली गुल रहती है। अगर दिल्ली में बीजेपी आई तो बिजली गुल हो जाएगी। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। गलत बटन दबा दिया, टूट जाएंगे, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। केजरीवाल ने स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। कहा दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसे स्कूल्स बीजेपी शासित राज्यों में कहीं नहीं है। केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद स्टूडेंट्स के लिए बस सर्विस फ्री करने और मेट्रो में आधा किराया माफ करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि अगली बार सरकार बनने पर किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर बरस रहे हैं तो उनकी पार्टी के नेता भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। पंजाब पुलिस को केजरीवाल की सुरक्षा से हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सहानुभूति बटोरने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीते 6 दिनों में अरविंद केजरीवाल पर 2 हमले हो चुके हैं। इन्हीं तस्वीरों को आम आदमी पार्टी ने आधार बनाया और केजरीवाल की सुरक्षा में कथित सेंध का ठीकरा दिल्ली पुलिस के सर फोड़ा। चुनाव आयोग को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी। पंजाब पुलिस के पास बहुत ठोस सबूत थे, दिल्ली में हमला हो सकता है, कई इनके फेल हो गए। उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। दिल्ली पुलिस की दलील है कि केजरीवाल को गृह मंत्रालय से Z+ सिक्योरिटी मिली है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, जो हर वक्त केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। वागडोर होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे। दरअसल केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस भी तैनात थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को हटाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये उनकी केवल साजिश है, वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोगों के वोट के लिए अब कांग्रेस ने नया दांव चला है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, साथ ही पूर्वांचल समाज के लिए अलग बजट भी रखेंगे। दिल्ली के दंगल में पूर्वांचल वोटर को साधने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग से पूर्वांचल मंत्रालय बनाएगी, साथ ही उनके लिए अलग बजट का भी प्रावधान होगा। स्वास्थ्य आज जिस हालत में दिल्ली का पहुंच गया, शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरा है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केवल नारा गढ़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों की अनदेखी की है।
कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था 500 रुपए का टिकट कटा के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से किया था, वो इससे साफ हो जाता है। इस वक्त दिल्ली की चुनावी लड़ाई में पूर्वांचल का मुद्दा सबसे हॉट बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की करीब 20% आबादी है, जो दिल्ली की 29 सीटों पर जीत हार की भूमिका निभाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के शोर के बीच राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक राहुल गांधी की 3 चुनावी रैलियां रद्द हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि खराब सेहत के चलते ऐसा हो रहा है, राहुल प्रचार से दूर है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है। पहले सदर बाजार, फिर मुस्तफाबाद और अब मादीपुर। बीते 3 दिनों में राहुल गांधी की 3 जनसभाएं रद्द हो चुकी हैं। पर्चे बट चुके थे, पंडाल सज चुका था, लेकिन राहुल नहीं पहुंच पाए। वजह राहुल की सेहत नासाज बताई गई। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह रणछोड़ नहीं है, वो रणबाकुर है। उनकी तबीयत नासाज है और उसकी वजह से वो मैदान में नहीं है। हमारे स्टार प्रचारक है मैदान में। सदर बाजार और मुस्तफाबाद में राहुल की जगह सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, तो मादीपुर में सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आला कमान के बिना कांग्रेस के हालात दिल्ली में कैसे संभलेंगे। वहीं विरोधी साठ गांठ के आरोप तेज कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी डबल डेटिंग कर रहे हैं। 3 बार अपने प्रोग्राम राहुल जी कैंसिल कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से राहुल की दूरी कांग्रेस तबीयत से जोड़ रही है, लेकिन अब तक प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली चुनाव में एंट्री नहीं की है। यही नहीं, बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के सुर भी कांग्रेस पर नरम है। दिल्ली के दंगल में लगातार दूसरे दिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगने पहुंचे ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगने मुस्तफाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ताहिर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि ताहिर को उम्मीदवार बनाकर हमने कोई गलती नहीं की है। कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है। एक सिक्के के 2 रुख हैं ये लोग। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं। रैली में ताहिर की पत्नी शमा परवीन ने भी इमोशनल अपील की। शमा ने रोते हुए लोगों से ताहिर को सपोर्ट करने की अपील की। इसी बीच ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी को सुनवाई। अब 3 जजों की बेंच ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई करेगी। ताहिर की जमानत पर 2 जजेस की बेंच एकमत नहीं हुई थी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी है। वहीं ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान अपने बेटे को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने पर पुलिस ने विधायक के बेटे को पकड़ा तो उसने पुलिस को ही अपने पिता के विधायक होने का रौब दिखा दिया। अब जी ये सबसे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ। ये है ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा, जिसे बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा तो सीधे अपने अब्बू यानी विधायक को फोन लगाने लगा। लड़के की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं, ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, लेकिन अब इसकी वजह से दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। विधायक के बेटे का आरोप था कि बाइक पर आम आदमी पार्टी का झंडा देखकर पुलिस वालों ने उसको रोका। विधायक अब्बू अब बेटे का चालान करने वाले एसएचओ पर केस करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा बदतमीज इंसान है। जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहा था आपने देखा होगा। मेरा बेटा बहुत प्यार से बात कर रहा था। मेरे बेटे को वो जो है टारगेट कर रहा है और मैं उस पर मुकदमा दर्ज करूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायक का बेटा पुलिस से बहस करता दिखा तो बीजेपी ने इसे उनकी पार्टी का चरित्र बता डाला। जैसा बाप करता है बेटा वैसा ही करता है। वहीं वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। विपक्षी मेंबर्स ने जेपीसी चेयरमैन पर तानाशाही का आरोप लगाया और स्पीकर को चिट्ठी लिखी। तो वहीं हंगामे के बाद विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है।
जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी रिपोर्ट को जल्द से जल्द संसद में पेश करने पर जोर दे रही है। हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। इसी मुद्दे पर जेपीसी में बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच बहस हुई। उसके बाद हंगामा हुआ। हंगामे के बीच 2 बार बैठक को स्थगित किया गया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी तो जेपीसी अध्यक्ष ने 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की। वहीं आज होने वाली जेपीसी की बैठक अब 27 जनवरी को होगी। इसी बीच जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही 27 जनवरी को होने वाली बैठक को आगे टालने की मांग की है। प्रयागराज महाकुंभ में आज विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। संत सम्मेलन में से पहले जो वीएचपी मार्गदर्शन मंडल ने हिंदू परिवार से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में विश्व हिंदू परिषद के कैंप में आज संत सम्मेलन होगा। दोपहर 2:30 पर संत सम्मेलन शुरू होगा। संत सम्मेलन में दिग्गज हिंदू धर्मगुरु और साधु संत शामिल होंगे। आज महाकुंभ पहुंच रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत सम्मेलन में शामिल होंगे। संत सम्मेलन में सीएम योगी कोई बड़ा संदेश जारी कर सकते हैं। संत सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। मार्गदर्शक मंडल की बैठक में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की अपील की गई। वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने की मांग हुई। सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग हुई। हमारे मंदिरों की और उसका धन राज्य सरकारों ने अधिग्रहित किया हुआ है। तत्काल अविलंब हमारे मठ मंदिर जो अधिग्रहित किए गए राज्य सरकारों के द्वारा वो हमें वापस दिए जाने चाहिए। 2 दिन तक संत सम्मेलन में मुख्य तौर पर काशी मथुरा की पूर्ण मुक्ति पर चर्चा की संभावना है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले शाही स्नान को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम योगी आज महाकुंभ में इन तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज शहर में 3 फरवरी तक 8वीं तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में कर दिए गए हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम इंतजामों की समीक्षा करेंगे और अफसरों के साथ बैठक करेंगे। सीएम संतों के शिविर में भी जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन होने वाली भीड़ को देखते हुए संगम तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। जहाँ पे टेंट सिटी है वहाँ तक जाने के लिए हमने अलग से रूट निर्धारित किया हुआ है। उस रूट को फॉलो करें और उस रूट के माध्यम से आप अरेल घाट की तरफ जा सकेंगे। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को आज से 3 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया है। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन होने वाले स्नान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन को अंदेशा है कि भीड़ के चलते बच्चे स्कूल आने जाने में जाम में फंस सकते हैं। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली है। ममता किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाई जाएंगी। हो सकता है कि आज की पीढ़ी इस चेहरे से बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन 90 के दशक में नेशनल क्रश हुआ करती थी। ममता कुलकर्णी नाम है इनका। उस दशक में एक से बढ़कर एक गाने इन पर फिल्माए गए थे। आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार जैसे सितारों की हीरोइन हुआ करती थी। ममता कुलकर्णी अब श्री यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं। महाकुंभ में ममता ने दीक्षा ले ली है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई है। एबीपी न्यूज के पास ममता कुलकर्णी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सुबह ही वो महाकुंभ मेले में पहुंची, किन्नर अखाड़े में रुकी, जहां खुद का पिंडदान कर सांस्कारिक मोह माया का त्याग कर दिया और संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को दीक्षा दिलाई। शाम को चादर पोशी की रस्म अदायगी हुई और महामंडलेश्वर की पदवी दी गई।
प्रयागराज की महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिला है। एबीपी न्यूज पर मोनालिसा का इंटरव्यू देखने के बाद फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा इतने प्रभावित हुए कि वो महाकुंभ में उसे तलाशने जा पहुंचे। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्म का ऑफर दिया है। फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एबीपी न्यूज पर मोनालिसा का इंटरव्यू देखा और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। डायरेक्टर ने मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लीड एक्ट्रेस का ऑफर दिया है। तो एक गरीब घर की लड़की है, उसके फादर हैं जो मेजर थे पहले कभी आर्मी में, आज की तारीख में उनके पेंशन पे ही घर चल रहा है। उस लड़की का ड्रीम है अपने फादर के सपनों को पूरा करना। खास बात यह है कि शूटिंग से पहले 3 महीने तक मोनालिसा को मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि मोनालिसा और उनके पिता महाकुंभ में प्रशंसकों द्वारा लगातार परेशान किए जाने की वजह से अपने घर मध्य प्रदेश के महेश्वर चले गए हैं, लेकिन वायरल गर्ल के परिवार वाले बेहद खुश हैं। ये तो खुश रहोगी, लाखों में खेलेगी, हीरोइनी बनेगी तो सही है। इस फिल्म की शूटिंग पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर अप्रैल से जून तक होगी। फिल्म इसी साल के आखिर में रिलीज भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार शराबबंदी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। विशेष कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने ये फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सूबे के 17 शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया गया। अब उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमानकला, कुंडलपुर और बांदकपुर में शराब की बिक्री पूरी तरह से बैन होगी। इस फैसले से मध्य प्रदेश को करीब 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। हमारे पास बाकी चीजों से रेवेन्यू सरप्लस होगा। हम जानते हैं कि इसका जो पैसा का नुकसान वगैरह होगा तो हम कंपनसेट कर लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिन राज्यों का जिक्र सीएम ने किया है, वहां शराबबंदी के बाद भी शराब आसानी से मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था शराब पीने वालों की गुजरात में और बिहार में दोनों जगह होम डिलीवरी हो जाती है। बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग के मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच अनंत सिंह के करीबी उदय यादव ने सोनू मोनू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराई है। मोकामा फायरिंग केस में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाढ़ कोर्ट से पुलिस अनंत सिंह को बेऊर जेल ले आई। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनंत सिंह के खिलाफ सोनू मोनू की मां और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी बीच मोकामा फायरिंग मामले में चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर अनंत सिंह के करीबी उदय यादव ने दर्ज कराई है। उदय ने पंचमहला थाने में सोनू मोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में सोनू मोनू पर फायरिंग का आरोप है। उदय यादव फायरिंग में घायल हुए थे। उदय यादव ने एफआईआर में कहा है कि हेमजा गांव में मुकेश मदद के लिए अनंत सिंह के पास आए थे। सोनू मोनू ने रंगदारी के लिए मुकेश के घर पर ताला लगा दिया था। अनंत सिंह के कहने पर मैं सोनू मोनू को बुलाने के लिए गया था। सोनू मोनू ने हमारे ऊपर फायरिंग की। सोनू के हाथ में AK-47 और मोनू के हाथ में पिस्टल थी। उदय ने कहा है कि वो जान बचाकर भागे, इसी बीच उन्हें गोली लग गई। मोकामा में हुई फायरिंग को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। आरजेडी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सभी आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। मोकामा में हुई फायरिंग के बाद बिहार में विपक्ष फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। नीतीश का सुशासन सवालों में है। आरजेडी नेता कह रहे हैं पटना के करीब फायरिंग होती है और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सबका सरकार का संरक्षण है, अपराधी है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ही बचाने के लिए, संरक्षण मिला हुआ है। तो बिहार जो है पूरी तरीके से एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि 2020 में आरजेडी के टिकट पर ही अनंत सिंह विधायक बने। अभी उनकी पत्नी नीलम आरजेडी से ही विधायक हैं। हालांकि अब उनकी निष्ठा बदल चुकी है, इसलिए एनडीए के नेता खुलकर अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हैं। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था?
तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए? सब बेकार है। हिंदू को ऐसे ही कुछ बोलते रहना है, लोगों को बोलते रहना। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल चल रही है। इस बार मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। परेड में इंडोनेशिया की सेना भी अपना दम दिखाएगी। ये वो ट्रेलर है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचैन कर देगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से जब पूरी पिक्चर सीमा पार जाएगी तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान और इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश हैरान और परेशान हो जाएगा। कर्तव्य पथ पर ये रिहर्सल इंडोनेशिया की सेना कर रही है। इंडोनेशियाई सैनिकों के कदमताल और चहलकदमी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 26 जनवरी के परेड के लिए इनका जोश कितना हाई है। गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश की सेना भारत को सलाम कर रही होगी। 26 जनवरी को जब ये तस्वीरें पाकिस्तान और बांग्लादेश देखेगा तो होश खो देगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी भारत पहुंच चुके हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में सुबियांतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।